गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पोयम को कवर करने वाले हैं। ये है फॉग, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन इस पोयम को पढ़ने के पहले बस थोड़ा सा हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अगर जान लेंगे, सिमली और मेटाफर। एक दिन हम लोग एक वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को पढ़े थे, सिमली मेटाफर को। सिमली और मेटाफर क्रमशः रूपक और उपमा है। यहाँ पे जिस फॉग की वो तुलना कर रहे हैं वह बिल्ली से कर रहे हैं। छोटी बिल्ली जिस तरीके से घर में चुपके से धीरे धीरे एंटर करती है और प्रयास करती है कि हम में से कोई भी आदमी उसे देखे ना, वो अपना काम करे, घुसे और फिर धीरे से निकल जाए। बिल्कुल इसी तरह फॉग भी, कोहरा भी, फॉग धुंध, कोहरा हमारे जीवन में आता है, बिना किसी आहट के चारों तरफ से कवर करता है और फिर जैसे सूर्योदय का आगमन होता है, सूर्योदय की आहट होती है, बिना किसी आवाज के ये अदृश्य हो जाता है, गायब भी हो जाता है। एक तरीके से इस पूरे पोयम में मेटाफर का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और इस पोयम को जीवंत बनाने का प्रयास किया गया है। पूरे सिलेबस का सबसे आसान और सबसे छोटा पोयम है, लेकिन इस पोयम का दर्शन है, फिलॉसफी है। इस पोयम की फिलॉसफी अगर आप इंग्लिश पृष्ठभूमि में देखेंगे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है। जब इसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़ देंगे, जब एक आध श्लोक और दोहा से आप इसे कोरिलेट करेंगे तो इसका दर्शन आपकी समझ में आने लगेगा। क्योंकि ये जो फॉग है, इस फॉग का मतलब कोहरा नहीं है, इस फॉग का मतलब धुंध है, इस फॉग का मतलब धुआं है और इसे अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इस फॉग को पढ़ने के पहले सबसे पहले कार्ल सैंडबर्ग, जो कि यूएसए, आपने नाम सुना होगा। आप एक और पोएट का नाम सुने होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि ये 4 बार पुलिट्जर प्राइज प्राप्त किए थे। 1924, 1931, 1937 एंड 1943। 4 बार इनको 1924, 1931, 1937 और 1943, ये 4 बार इनको न्यू हैम्पशायर, जो कलेक्शन ऑफ पोयम था इनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का, न्यू हैम्पशायर। इसके बाद इनका है अ कलेक्टेड पोयम, इसके लिए भी इन्हें प्राइज मिला था। और फर्दर रेंज और सबसे लास्ट में है अ विटनेस ट्री। 4 बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज मिला था, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह कार्ल सैंडबर्ग को 3 बार, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कोरिलेट कर दे रहा है, चीजें आसान हो जाएंगी हमेशा के लिए। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। स्पेशल कमेंट में लिख दीजिएगा, सेंट्रल आइडिया में आप इसे लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिख सकते हैं, मार्क्स मिलेगा आपको। सैंडबर्ग को 3 बार पुलिट्जर प्राइज मिला है। कितनी बार? 3 बार। 2 बार इन्हें 1919 और 1941, ये 2 डेट जो है इन्हें पोयम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? पोयम के लिए। और 1940 में अब्राहम लिंकन के बायोग्राफी के लिए, याद करिएगा, नोट करिएगा, अब्राहम लिंकन के जो प्रेसिडेंट थे, अश्वेत निग्रो थे वो भी, उनके बायोग्राफी को लिखने के लिए इनको 1 बार पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। आज इन्हीं का पोयम है, इसे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला, इस पोयम को जब आप पढ़ेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन आपको थोड़ा सा होना ही चाहिए। और फिगर ऑफ स्पीच में केवल 2, कौन कौन? सिमली और दूसरा मेटाफर। ठीक, सिमली क्या है? उपमा, और मेटाफर क्या है? रूपक। उपमा रूपक में अंतर क्या है? उपमा में एज लाइक सो का प्रयोग होगा। जिस प्रकार फॉग कम्स आता है, फॉग लाइक होता, अगर यहां लाइक लिटिल कैट तो सिमली हो जाता, लेकिन सिमली नहीं है, इसे मेटाफर का रूप दिया गया है, रूपक का। फॉग को
बिल्ली का रूप मान लिया गया है, जैसे का प्रयोग नहीं होना है। तो एज लाइक सो का प्रयोग अगर कंपैरिजन में होता है तो सिमिली, और अगर कंपैरिजन दिखाया जाए किसी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का और उसमें एज लाइक सो का प्रयोग ना हो तो वो मेटाफर्स। ठीक, ये तो हम लोग पढ़े ही थे। अब आइए पोयम पढ़ते हैं। ये सारा आप जान चुके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था, 1924, 1931, 1937, 1943, और इनका नाम भी है न्यू हैम्पशायर, अ कलेक्टेड पोयम, फर्दर रेंज और विटनेस ट्री। और इन्हें 1919 में, 1941 में 2 बार कलेक्शन ऑफ पोयम के लिए मिला था, और एक बार 1940 में अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखने के लिए मिला था। आप इसे स्पेशल कमेंट में सेंट्रल आइडिया में डाल सकते हैं। पोयम आसान है। कहते हैं फॉग, जो कोहरा होता है, कम्स, आता है। फॉग कैसे आता है? अगर हम लोग कभी कल्पना करिए कि ठंड के मौसम में हम लोग किसी के घर जाएं और शाम के समय आधे 1 घंटे बैठ के चाय पी लें, या पिक्चर देखने लगे, या मैच आ रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, हम लोग देखना शुरू कर दें। बाहर आते हैं तो देखते हैं घना कोहरा गिर गया होता है। क्यों? उसके आने की कोई आहट नहीं है, बिजली की तरह वो कड़कता नहीं है, बारिश की तरह उसकी आवाज पैटर पैटर करके आवाज नहीं आती है, वो साइलेंटली होता है। और किस प्रकार से होता है उसी का वर्णन ये कर रहे हैं। आइए, कह रहे हैं द फॉग कम्स, फॉग, कोहरा आता है, लाइक, प्रयोग नहीं किया गया है यहां, लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं अर्थ के लिए, ऑन लिटिल कैट फीट, किसकी तरह? जैसे छोटी सी बिल्ली अपने पैरों पे धीरे धीरे आती है। कभी किसी बिल्ली को ऐसे आप शिकार करते हुए देखिएगा, जब वो किसी छोटे जीव को, चूहे को, किसी को पकड़ने के लिए जब अपने पैर को उठाती है, इतना आहिस्ता उठाती है कि कोई आहट नहीं होता, कोई आवाज नहीं होता, बहुत ही साइलेंटली ये काम करती है वो। तो बिल्कुल इसी समान द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जिस प्रकार छोटी सी बिल्ली अपने पैरों का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए करती है, बिल्कुल उसी समान बिना किसी आहट के फॉग आता है, कोहरा आता है, धुंध आता है, धुआं आता है। ठीक है, ये 2 लाइन कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, इट सीड्स, इट का मतलब यहां किससे है? फॉग से, बिल्ली से, दोनों से। इट सीड्स, यह बैठती है। क्या बैठती है? बिल्ली। जिस प्रकार कैट बैठती है लुकिंग और देखती है, तो एक तो होता है कि बिल्ली आराम से बैठ जाती है, और एक बैठती है जब उसके दोनों आगे के पैर स्ट्रेच खड़े होते हैं और पीछे, मतलब शिकार को झपटने के लिए जब बैठती है, उसे कूदने के लिए जब बैठती है, उस पोस्चर की बात कर रहा है। इट सिट्स लुकिंग, बैठ के देखती है, ओवर हार्बर, किसको? बंदरगाह को, एंड सिटी, शहर को देखती है, ऑन साइलेंट हंस, हंस का मतलब वही शिकार का पोजीशन, बैठ के उछलने वाला पोजीशन, एंड देन मूव्स ऑन, और इसके बाद वह बैठ के मूव्स ऑन, ऊपर उठती है और अपने शिकार को क्लच करती है, पकड़ती है, जो भी करती है। बिल्कुल उसी समान, बिल्कुल जिस तरीके से बिल्ली बैठती है, ऊपर देखती है पूरे हार्बर को, पूरे सिटी को, और साइलेंट हंस करके उसके बाद ये ऊपर आक्रमण करती है, उसे पकड़ने का प्रयास करती है, बिल्कुल इसी समान फॉग भी बैठती है, फॉग रुकती है, देखती है, किधर? बंदरगाह को, सिटी को, और साइलेंट हंस, ये भी चुपचाप बैठी रहती है, और इसके बाद जब सूर्योदय का आहट होता है, देन मूव्स ऑन, तो धीरे से वो साइलेंटली वहां से मूव कर जाती है, आगे बढ़ जाती है या समाप्त हो जाती है। जिस तरीके से बिल्ली अपने नन्हे कदमों पे अंदर आती है, फॉग भी उसी तरीके से आती है। फॉग का मतलब है क्या? फॉग, जो ठंड के मौसम में हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो एक कोहरा आता है, वो बिल्कुल स्मोक की तरह होता है, जो आपने देखा भी होगा, लगता है जैसे बादल ही है, लेकिन जिस धुंध की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस फॉग की, वो इसकी बात कर रहा है, जिसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपका जो दर्शन है, दिखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये उस फॉग को केवल एक छोटी बिल्ली से तुलना कर रहा है। ठीक है, ये तो छोटा सा पोयम है, लेकिन इस पोयम में आपको पढ़ने के लिए एक और दर्शन का आवश्यकता है। जैसे अब एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि धुआं था, स्मोक का मतलब फॉग भी होगा, धुआं था, धुंध था, दिखता नहीं था, धुआं था, धुंध था, दिखता नहीं था, तभी तो आपको देखा नहीं था।
मिला ना वो जिसे सोचा था मैंने, मिला ना वो जिसे सोचा था मैंने, मिला है वो जिसे सोचा नहीं था। ये धुंध पे याद आ गया अचानक से। एनीवे, फाग को जब आप इस लाइन से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसमें से कुछ भी ऐसा निकलने वाला नहीं है जो कठिन हो। हाँ, सेंट्रल आइडिया में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और, इस धुंध से, इस धुआं से, इस स्मोक से याद आएगा कि अब भारतीय दर्शन में इसका अर्थ देखिएगा कितना कुछ बदल जाने वाला है। अगर एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में कि धुआं क्या है, धुआं एक तरीके का मतलब अगर आप किसी कुसंग में हैं, किसी गलत लोगों के साथ में हैं, तो ये जो फाग है, ये जो धुआं है, ये जो डस्ट है, वो एक तरीके के कालिख का काम करता है। आपके चेहरे पे लग जाएगा, आपके इमेज पे लग जाएगा, आपके सफेद दामन पे लग जाएगा, एक कालिख के समान है। लेकिन इसी फाग को अमावस्या के दीप के रूप में जब घर पे महिलाएं आग से सेकती हैं तो वो काजल बन जाता है और वो आग की सुंदरता बढ़ाता है, आपकी खूबसूरती बढ़ाता है। फाग वही है, डस्ट वही है, स्मोक वही है, धुआं वही है, लेकिन एक कालिख का काम करता है और दूसरा सुंदरता का काम करता है। उसी कालिख का प्रयोग हम लोग इसको लिख के सजाने के लिए कर रहे हैं, जिससे अक्षर गढ़ रहे हैं। मां सरस्वती का आशीर्वाद इस पे मिल रहा है, आपका करियर बन रहा है। ये भी कालिख है, इसे मुंह पे पोत लीजिए, कालिख ये बेकार हो जाएगा। और इसी से अगर लिखना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ करिए तो सब कुछ। और फाग स्मोक को इस रूप में भी देखने का प्रयास करिएगा तो इसका दर्शन दिखेगा आपको। चीजें वही हैं, किस रूप में आप इसे देख रहे हैं ये आवश्यक है आपको जानना। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता, जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। एनीवे, इसमें यह कह रही है कि बिल्ली जिस तरीके से आती है, उसके पैरों के आने की आहट, उसके पैरों के आने की जो मूव होती है, इतनी साइलेंटली होती है कि पता ही नहीं चलता। कैसे नहीं पता चलेगा? देखो मेरी आंखों में ख्वाब किसके हैं, देखो मेरे सीने में तूफान कितने हैं, तुम तो कहते हो कि मेरे दिल के रास्ते में कोई नहीं, तो फिर इन पैरों के निशान किसके हैं? पोयम में कुछ भी नहीं है। फाग उसी तरह आता है जैसे एक छोटी बिल्ली अपने पैरों पे धीरे धीरे चल के आती है। ये इस प्रकार से बैठ के देखती है पूरे हार्बर के ऊपर, पूरे शहर के ऊपर, और ये प्रक्रिया एकदम साइलेंट वे में होता है। तो फिर ये पैरों के निशान किसके हैं? कितना भी साइलेंटली हो, लेकिन ये पता चलता है। नहीं पता चलता तो इसे लिखने का क्या मतलब था? कितना भी साइलेंटली होगा, फाग का आना, बिल्ली का आना, या कोई भी रूपक आप दे दीजिए, लेकिन अगर वो हो रहा है तो उसे लिखा जाएगा। एनीवे, साइलेंटली, हाँ, जिस तरीके से शांत होके और ऐसे पोस्टर में बिल्ली बैठ के और शिकार को पकड़ने के लिए उछलती है, देन मूव्स ऑन, इस तरीके से फिर ये प्रक्रिया पूरी आगे की तरफ बढ़ जाती है। सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कि fog is a very beautiful piece of work with the pen of Carl Sandburg. With the help of this poem, the poet wants to tell us, make a comparison between fog and a little cat. The poet beautifully used figure of speech metaphor, and he explained such type of these things. And at the last of the poem, you can say that Robert Frost and Carl Sandburg both was American poet. Robert Frost got 4-time Pulitzer Prize, while Sandburg got 3-time Pulitzer Prize. और इस पोयम को आप एक्सप्लेन करके अंत कर देंगे, सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।